कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर की वारदात का हंगामा सड़क से लेकर संसद तक में गूंज उठा। पूरा देश गुस्से में आ गया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद एक साइको दरिंदे संजय राय की हैवानियत का खुलासा हुआ। लेकिन एक बार फिर वही सवाल उठ गया है कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के पास आखिर क्या उपाय है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में आरजी कर मेडिकल अस्पताल, राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 10 अगस्त की सुबह सुबह सुर्खियों में आ गया था। कुछ घंटे पहले की शांति भंग हो चुकी थी। पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ था। गली नुक्कड़ की चाय की दुकानों पर सुबह के चाय की चुस्कियां लेते लोगों के होंठ और जीभ जलने लगे थे। उनकी जुबान अनहोनी घटना की चर्चाओं से छिलने लगी थी। दरिंदों ने लड़की को रौंद डाला। गैंग रेप, मर्डर और शासन प्रशासन, सरकार, कानून को लात मारता वहशीपन, हैवानियत, बेखौफ दरिंदगी आदि से असुरक्षित बेटियों की सुरक्षा को लेकर चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। अस्पतालों में सुबह की पहली पाली की ड्यूटी पर जाने को निकले स्वास्थ्य कर्मियों का मन बेचैन था। दिमाग में खलबली मची हुई थी। फूट पड़ने वाले गुस्से का उबाल उठने लगा था। आसमान में सूरज के चढ़ते ही अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई थीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अहम बैठक कर देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी थी और फिर इस वारदात ने तेजी से पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या प्रिंट और क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट की वेब और सोशल मीडिया में डॉक्टरों का गुस्सा उबाल पर आ गया था। मामला अस्पताल की एक 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दरमियान रेप और मर्डर का था। फिर इस पर जो कुछ लगातार होने लगा, उसकी तारीखें इस तरह से आम लोगों को अपनी चपेट में लेती चली गईं। इस केस को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठे। देश भर में लोगों का आक्रोश दिखा। कोलकाता के व्यस्त इलाके में बंगाल सरकार द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इतिहास में 9 अगस्त 2024 काला दिन साबित हुआ। सुबह 9:30 बजे आरजी कर अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु ने एक डेड बॉडी को दूर से देखा। इसकी जानकारी उसने तुरंत अपने सहकर्मियों और सीनियर डॉक्टरों को दिया। फिर सीनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल प्रशासन को सूचित कर दिया। प्रशासन अलर्ट हो गया। सुबह 10:10 पर इसकी जानकारी आरजी कर अस्पताल के प्रशासन की पुलिस चौकी ने टाला पुलिस थाने को दे दिया। आनन फानन में पुलिस दल वहां पहुंच गया। शुरुआती जांच में उसने पाया कि आपातकालीन भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार कक्ष में एक महिला अचेत अवस्था में लकड़ी के मंच पर पड़ी है। महिला अर्धनग्नावस्था में है। सूचना मिलने पर मानव की हत्या संबंधित जांच करने वाली होमिसाइड टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। उसी वक्त कोलकाता पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने फोरेंसिक टीम को बुलाया। अपराह्न 1 बजे पीड़िता के मम्मी पापा अस्पताल पहुंच गए। वे पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों से मिले। न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शाम 6:15 बजे डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम किया गया। उस वक्त भी पीड़िता के परिवार के सदस्य और सहकर्मी मौजूद रहे और पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। उसी दिन रात को 8 बजे डॉग स्क्वायड को मौके पर ले जाया गया। घटनास्थल की 3D मैपिंग की गई। इस दौरान फोरेंसिक टीम ने 40 से अधिक वस्तुओं के जांच के नमूने सुरक्षित रख लिए। उसी वक्त पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिया गया। पीड़िता के पापा की शिकायत पर पुलिस ने रेप और मर्डर की रिपोर्ट दर्ज कर लिया। ट्रेनी डॉक्टर के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद डरावनी है। उसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उसके प्राइवेट पार्ट समेत 14 जगहों पर गंभीर चोटें चीख चीख कर बताती हैं।
कि पीड़िता के साथ कई बार बर्बरता की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा मृतका के शरीर पर दर्जन भर से अधिक चोटों के निशान से होता है। रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर, गाल, होंठ, नाक, दाहिना जबड़ा, थोड़ी, गर्दन, बायां हाथ, बायां कंधा, बायां घुटना, टखना और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले। वहीं शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी चोटें आईं। शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव पाया गया। प्राइवेट पार्ट के अंदर भी सफेद गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ मिला। रिपोर्ट बताती है कि दोनों हाथों से गला घोंटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ जबरदस्ती यौन शोषण किया था। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के इस मामले से न केवल दिल्ली निर्भया कांड की यादें ताजा हो गईं, बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। डॉक्टरों के संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया। दिल्ली के एम्स तक में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को गंभीरता से लिया और इसमें खुद दखल देते हुए इस मामले को ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस के नाम से लिस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में 20 अगस्त 2024 को सुनवाई किया। यानी किसी याचिका के बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल बहुत महत्वपूर्ण बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी भूमिका निभाई, क्योंकि इस घटना का सीधा असर देश भर के डॉक्टरों पर पड़ा। देश के अलग अलग शहरों में डॉक्टरों का प्रदर्शन होने और अस्पतालों में इलाज में रुकावट आने से लेकर रेप मर्डर के मामले की निष्पक्ष जांच पर नजर भी रखी गई। उधर पुलिस ने जांच के बाद सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। रेप या गैंगरेप का सही जवाब तलाशने के क्रम में अब बारी थी गिरफ्तार आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय राय के साइको टेस्ट की। सीबीआई ने उसे अपनी कस्टडी में लेकर उसकी मनोदशा की जांच के लिए मनोविश्लेषणात्मक प्रोफाइल यानी साइको एनालिटिक प्रोफाइल जांच कराने का फैसला किया था। बेहद गोपनीय रिपोर्ट से हटकर जो बातें सामने आईं, वह बेहद रोंगटे खड़े करने वाली थीं। साइको रिपोर्ट से आरोपी की न केवल रेप जैसी हरकत का पता चला, बल्कि इससे उसके वहशीपन, दरिंदगी और जानवरों जैसी सोच का भी खुलासा हुआ। सीबीआई के साइको टेस्ट में संजय राय ने लगातार अपने बयान बदले। उसने कभी खुद को फांसी पर लटकाने की बात कही तो अगले ही पल उसने अपने आप को निर्दोष बताया। हालांकि पुलिस की जांच और सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार संजय राय ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। सीबीआई संजय को लेकर आरजी कर अस्पताल गई थी और वारदात को रिक्रिएट करवाया था। उससे घंटों पूछताछ की गई थी। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक संदिग्ध नजर आया था, वह संजय राय ही था। इसके अलावा कुछ लोग कैमरे में वहां से गुजरते दिखाई देने वाले 3 से 5 मिनट के दरमियान अपने अपने वार्ड में जाते या अपने अपने काम में लगे नजर आए थे, जबकि एकमात्र संजय 40 मिनट से अधिक समय तक सेमिनार हॉल में नजर आया था। सेमिनार हॉल से बरामद एक नेकबैंड ब्लूटूथ भी एक अहम सबूत बन गया था, क्योंकि उसका कनेक्शन संजय के मोबाइल से पाया गया था। उल्लेखनीय है कि इसी आधार पर वह वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पूरे मामले का वह इकलौता आरोपी था जिसे पूछताछ के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया था। उसे सीबीआई ने 14 अगस्त को जब से अपनी हिरासत में लिया था, तब से जांच में संजय ने खुद को सीबीआई के हाथों से बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार सीबीआई के उलझा देने वाले सवालों का जवाब देते हुए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और तो और उसने रात और सुबह की पूरी कहानी बयां कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था, गैंगरेप नहीं। यानी रेप के मामले में अकेला आरोपी संजय राय ही शामिल था। इसी रेप के दौरान आरोपी ने ही जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। इस बाबत सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ किया। वारदात के बाद की तमाम लापरवाहियों की कड़ियों को जोड़ने के लिए ये पूछताछ महत्वपूर्ण बताई गई। जांच और पूछताछ रेप के साथ साथ मर्डर की भी थी, जो हैवानियत को दर्शाने वाली थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आरोपी की दरिंदगी की चौतरफा निंदा हुई। जांच में पता चला कि आरोपी एक साइको था जिसने वारदात से पहले उस रात शराब पी थी, सेक्स वर्कर के बहुचर्चित इलाके सोनागाछी गया था और मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखी थी। सीबीआई जांच और पूछताछ के दरमियान आरोपी संजय के चेहरे पर ना डर ना चेहरे पर शिकन दिखाई दिया। उसके भीतर छिपे जानवर को देख सीबीआई के अधिकारी हैरान रह गए। क्रिएट किए गए क्राइम सीन पर जो कुछ भी हुआ उसे बताते समय वह बिल्कुल भावशून्य दिख रहा था। उसके बारे में तैयार की गई साइकोएनालिटिक प्रोफाइल के अनुसार उसकी तस्वीर पशुओं जैसी प्रवृत्ति वाली ही दिख रही थी। रेप और मर्डर का आरोपी संजय को सेक्स एडिक्ट बताया गया है। साइको एनालिस्ट्स की टीम जब उससे पूछताछ कर रही थी तब उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं थी, जैसे उसे कोई पछतावा नहीं है। वह बेशर्मी से अपना पक्ष रख रहा था, जिसे देखकर सीबीआई भी हैरान रह गई। कोलकाता पुलिस की जांच में पाया गया कि आरोपी घटना वाली रात 8 अगस्त को रेड लाइट एरिया गया था। वहां वह 2 वेश्यालयों में गया और जमकर शराब पिया। जब वहां से निकला तो नशे में धुत था। वेश्यालयों में जाने के बाद आरोपी आधी रात के बाद अस्पताल गया जहां वह काम करता था। उसी दरमियान वह सीसीटीवी फुटेज में आ गया था। उसी के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह सेमिनार हॉल में घुसता और निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं पीड़िता जूनियर डॉक्टर सोने के लिए गई थी। अस्पताल से इकट्ठा किए गए सीसीटीवी फुटेज में संजय राय को 8 अगस्त को सुबह 11 बजे के आसपास चेस्ट डिपार्टमेंट के वार्ड के पास देखा गया था। उस समय पीड़िता 4 अन्य जूनियर डॉक्टरों के साथ वार्ड में ही थी। जाने से पहले राय कुछ देर तक उसे घूर भी रहा था। आरोपी के बारे में सीबीआई ने शहर पुलिस कल्याण बोर्ड के सदस्य और सहायक उपनिरीक्षक अनूप दत्ता से पूछताछ में पता चला कि आरोपी की उनसे निकटता थी, जिससे पुलिस बैरक में जाने और आरजी कर अस्पताल जैसी संस्था में वह दिन या रात के किसी भी समय स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। बताते हैं कि सीबीआई को कथित तौर पर अनूप दत्ता और संजीव राय को साथ में दिखाने वाली कई तस्वीरें मिल चुकी हैं। मृतका ट्रेनी डॉक्टर के नाम की नेम प्लेट कई दिनों तक उनकी चैम्बर के बाहर लगी रही। वहां के कर्मचारी उन्हें डॉक्टर दीदी कहकर बुलाते थे। उनके बारे में अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि वह खुले विचारों वाली थीं, बहुत अच्छी डॉक्टर थीं और इत्मीनान से मरीज की समस्याओं को सुनती थी। बताते हैं कि आरजी कर अस्पताल की यह डॉक्टर जिस इलाके में रहती थी वहां भी सप्ताह में 2 से 3 दिन मरीजों का इलाज करती थी। सीबीआई के हाथ लगी पीड़िता की डायरी के मुताबिक उसने कई सपने देखे थे जिसे वह पूरा करना चाहती थी। डायरी के पन्ने पर उसकी जिंदगी की दास्तान लिखी हुई है। इस डायरी में उसने वैसी बातें लिखी हुई थीं जिन्हें वो जिंदगी में करना चाहती थी। सीबीआई ने डायरी के हैंडराइटिंग की जांच के लिए डायरी एक्सपर्ट को भेज दिया। उसकी हैंडराइटिंग मिलाने के लिए घर से कुछ नोट्स भी हासिल कर लिए थे ताकि उसकी जांच हो सके। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त थी। उसने वारदात को लेकर कई सवाल पूछे। कोर्ट ने मामले की लगातार सुनवाई के दौरान दूसरे दिन 22 अगस्त को बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल से कई सवाल किए, जिस पर वह हक्का बक्का रह गए। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील कपिल सिब्बल से कड़े सवाल करते हुए पूछे। इनमें एक सवाल अप्राकृतिक मौत का मामला यूडी केस दर्ज करवाने के समय को लेकर भी था। दरअसल सुनवाई शुरू ही हुई थी कि जस्टिस मनोज मिश्रा ने यूडी केस दर्ज कराने की टाइमिंग पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोप्सी 9 अगस्त की रात के 9 बजे की गई थी, फिर अप्राकृतिक मौत का मुकदमा रात को 11:30 पर दर्ज किया गया। ऐसा क्यों? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, 11:30 पर तो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। थोड़ी देर जस्टिस मिश्रा और सिब्बल के बीच बातचीत हुई, फिर जस्टिस जे.बी. पारदीवाला सिब्बल से पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा कि आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक बताइए कि पोस्टमार्टम कब हुआ।
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पोस्टमार्टम शाम 6:10 से 7:10 के बीच हुआ। तब जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि जब मामला अप्राकृतिक मौत का नहीं था तो फिर पोस्टमार्टम करवाने की नौबत क्यों आई। दरअसल जस्टिस पारदीवाला ये कह रहे थे कि बिना अप्राकृतिक मौत के तो पोस्टमार्टम करवाया नहीं जाता है। इसका मतलब है कि आप मान रहे थे कि मौत अप्राकृतिक है, तभी तो आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तब सिब्बल कुछ बोलने लगे तो जस्टिस पारदीवाला ने उन्हें टोका। तब सिब्बल सॉरी सॉरी करने लगे। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जब शाम 6:10 से 7:10 के बीच पोस्टमार्टम हो गया तो फिर अप्राकृतिक मौत का केस यूडी केस दर्ज करवाने में इतनी देर क्यों हुई। आपने रात 11:30 बजे यूडी केस क्यों दर्ज करवाया। इस पर कपिल सिब्बल बोले कि 11:30 बजे तो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, यूडी केस नहीं। तब जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि आपके रिकॉर्ड के मुताबिक यूडी केस कब दर्ज करवाया गया। इस पर सिब्बल ने कहा कि यूडी केस अपराह्न 1:45 दर्ज करवाया गया था। तब जस्टिस पारदीवाला ने हैरानी जताई कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले यूडी केस कैसे दर्ज करवा दिया गया। जब पता ही नहीं कि मामला अप्राकृतिक मौत का है या नहीं तो पहले ही केस कैसे दर्ज हो गया। इस पर कपिल सिब्बल हक्का बक्का रह गए। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा तो यह बोलकर बच निकले कि ऐसा उन्हें बताया गया है। जस्टिस पारदीवाला ने कपिल सिब्बल का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आपके ऑफिसर यहाँ हैं तो उनसे पूछकर बताइए कि सच्चाई क्या है। अगर यही बात है जो आप बता रहे हैं तब तो यह बहुत खतरनाक है। तब कपिल सिब्बल को मजबूरी में सहमति जतानी पड़ी। वो जस्टिस पारदीवाला के इस तहकीकात पर कहने लगे, जी मैं आपसे सहमत हूँ। उसके बाद ऑफिसर ने माइक पर आकर बोलना शुरू किया, मीलार्ड मैं बताना चाहता हूँ। तभी न्यायाधीशों ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। जस्टिस पारदीवाला ने सिब्बल से कहा कि वह अपने ऑफिसर को समझा दें कि सीधा सीधा जवाब दें, घुमा फिरा कर नहीं। फिर जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, यूडी केस नंबर 861 किस वक्त दर्ज कराया गया। इस पर लंबे वक्त तक कोई जवाब नहीं आया तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार लें, फिर बताएं। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारी रिपोर्ट उसी केस डायरी पर आधारित है जो उन्होंने हमें दी है। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने रोकते हुए कहा कि आप थोड़ा रुकिए, उन्हें हमारे सवालों का जवाब देने दीजिए। फिर देर तक सिब्बल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आखिर आप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट पर जो वक्त लिखा है वह देखकर बस बता दीजिए। देर तक सिब्बल कुछ नहीं बोल पाए तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अगली सुनवाई में आप किसी जिम्मेदार पुलिस वाले को यहाँ मौजूद रखिएगा। यानी कि 9 अगस्त को अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई देरी और लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम सवाल उठाते हुए बार बार पूछते रहे कि घटना वाले दिन कब जीडी एंट्री हुई, कब केस डायरी दर्ज हुई, कब एफआईआर लिखी गई, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, लाश घर वालों को कब सौंपी गई, अंतिम संस्कार कब हुआ, पंचनामा कितने बजे किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार और खासकर पुलिस के रवैये से कोर्ट बेहद नाराज नजर आया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपने दस्तावेज में देखें, पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 की है। अस्पताल से पुलिस को सुबह 10:10 पर सूचना दी गई कि एक महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई है। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि उसके साथ रेप हुआ और पुलिस की जीडी एंट्री ये पता चलता है कि मौकाए वारदात की घेराबंदी पोस्टमार्टम के बाद की गई। आखिरकार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष भी सीबीआई के शिकंजे में आ गए। उनके घर और ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी के बाद 25 अगस्त 2024 को गिरफ्तारी हो पाई। सीबीआई ने उन पर वित्तीय अनियमितता के साथ साथ पीड़िता को ही दोषी ठहराने का आरोप लगाया है। पीड़िता के घर वालों ने घोष पर आरोप लगाया कि अस्पताल के प्रिंसिपल, जो उस वक्त संदीप घोष थे, और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें फोन पर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उनके खिलाफ एक दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई थी।
उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की गई थी। इस मामले में पहले कोलकाता में बनाई गई एसआईटी जांच कर रही थी। इस दल को तय सीमा के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी थी। इसका नेतृत्व राज्य के पुलिस महानिरीक्षक प्रणव कुमार के जिम्मे थे। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी संदीप घोष जांच दल के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जबकि उन पर लगे आरोपों की जांच के लिए दल में शामिल सीबीआई के अधिकारी और दूसरे अधिकारी अस्पताल के रिकॉर्ड खंगालने में लगे थे। एसआईटी ने 24 अगस्त की सुबह कोलकाता के सीबीआई ऑफिस जाकर इस केस से संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए। इससे पहले 23 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की एकल खंडपीठ ने डॉक्टर संदीप घोष पर लगे आरोपों की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को सौंप दिया था। उसके बाद सीबीआई ने अलग से एक विशेष टीम बनाई। डॉक्टर संदीप घोष और अस्पताल प्रशासन की कड़ी आलोचना कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुई। उनसे सीबीआई भी लंबी पूछताछ कर चुकी थी। इस घटना के तुरंत बाद उन्होंने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ही उनकी नियुक्ति कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल के पद पर हो गई। संदीप घोष ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के पास बोंगाम हाई स्कूल से पूरी की थी। मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया। साल 1994 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और एक आर्थोपेडिक सर्जन बने। फिर वह 2021 में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। इससे पहले उन्होंने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया था। बताते हैं कि वह अपने छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे। एक प्रशासक के तौर पर भी उनका बेहद सम्मान रहा। आर.जी. कर कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यभार संभालने के बमुश्किल 2 साल बाद ही उस कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने राज्य सतर्कता आयोग में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसमें डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बावजूद पिछले 1 साल में डॉक्टर घोष के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और वह आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने रहे। डॉक्टर के मृत पाए जाने के बाद संदीप घोष और अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी आलोचना हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि जब मृतक पीड़िता अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर थी, तो यह आश्चर्यजनक है कि प्रिंसिपल और अस्पताल ने औपचारिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज किया। यह हमारे विचार में एक गंभीर चूक थी, जिसने संदेह को जगह दिया। हाई कोर्ट ने उनके इस्तीफे के कुछ घंटों बाद डॉक्टर घोष को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नामित करने की राज्य की ममता बनर्जी सरकार की अत्यावश्यकता पर भी सवाल उठाया। उनसे अब सीबीआई ने लगातार 6 बार पूछताछ किया। उनसे 5 दिनों में ही 60 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और बलात्कार हत्या पीड़िता की पहचान को कथित तौर पर उजागर करने के मामले में भी उनकी जांच की गई। सीबीआई ने सच जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लिया। इसके लिए सीबीआई अधिकारियों द्वारा 24 अगस्त को संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए करीब 1.5 घंटे तक प्रेसिडेंसी जेल में तैयारी की गई। यह टेस्ट आरोपी समेत 7 लोगों के किए जाने हैं, जिसमें एक कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष भी हैं। कारण घटना की रात 4 डॉक्टर और एक सिविल वॉलंटियर शामिल था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति की ओर से सवालों के जवाब दिए जाने के समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं की माप की जाती है। इस दौरान आरोपी झूठ बोलता है तो आमतौर पर उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, काफी पसीना आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, त्वचा में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। इस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि वह कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। हर सवाल को 3 बार पूछा जाता है। आरोपी को हाँ और ना में जवाब देना होता है। यदि जवाब 3 बार का एक ही होता है तो इसका मतलब होता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, और यदि जवाब में अंतर आता है तब आरोपी के विभिन्न शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं।
इस जांच की जिम्मेदारी दिल्ली के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL में तैनात पॉलीग्राफ विशेषज्ञों के एक दल को सौंपी गई है। कहानी लिखे जाने तक वे कोलकाता के लिए रवाना हो चुके थे। इस जांच की जरूरत के बारे में CBI का कहना था कि इसे सुप्रीम कोर्ट के कहे जाने के बाद जरूरी समझा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को कहा था कि स्थानीय पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया था, और जब तक इसकी जांच CBI के हाथ में आई तब तक घटनास्थल पर छेड़छाड़ की जा चुकी थी और इस वारदात के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पॉलीग्राफ जांच में संदीप घोष से CBI ने 12 सवाल पूछे। वे सवाल थे: जब ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या हुई उस रात को आप कहाँ थे? आपको घटना के बारे में किसने सूचित किया और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपने परिवार को सूचित करने का निर्देश किसे दिया था और कैसे? किसने पुलिस से संपर्क किया? मम्मी पापा को शव देखने के लिए करीब 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया? चेस्ट मेडिसिन विभाग का साप्ताहिक रोस्टर क्या था? पीड़ित डॉक्टर को लगातार 48 घंटे तक काम करने के लिए क्यों कहा गया था? शव मिलने के 2 दिन बाद आपने इस्तीफा दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया? सेमिनार रूम का बगल वाला हिस्सा क्यों टूटा हुआ है? आप खुद एक डॉक्टर हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी है? फिर क्यों और किसके कहने पर रिनोवेशन करवाया गया? आपने कलकत्ता हाई कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। आपको किससे अपनी जान का खतरा है? क्या रात से गायब ट्रेनी डॉक्टर की सुबह 10 बजे तक किसी को जरूरत नहीं पड़ी? डॉक्टर की डेथ की सूचना मिलने पर आपने इसे आत्महत्या क्यों बताया गया? डॉक्टर के मम्मी पापा से झूठ क्यों बोला गया और देर से FIR क्यों दर्ज कराई? कैसे संजय राय पुलिस की बाइक लेकर जाता था रेड लाइट एरिया? बहरहाल इस मामले में अभी दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है। साथ ही पीड़िता के मम्मी पापा न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।